इमेंस। तो इमेंस का मतलब क्या होता है? इमेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा है। इमेंस का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा। हेलो सत्यम। सो इमेंस मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा है। इमेंस है मतलब अगर वो चीज़ कैसी मात्रा में है? बहुत सारी है। तो अगर हम किसी भी चीज़ की मात्रा बता रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है। तो वो चीज़ कितनी है? अत्यधिक है। मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज। अगर कोई प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को बोल रहे हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है? इमेंस है, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। सो ग्रेट इन साइज और डिग्री। सिनोनिम्स में देखें तो कोलोसल। कोलोसल की स्पेलिंग का भी एरर पूछ लेते हैं। स्पेलिंग में क्या बोलते हैं? डबल एल हो जाता है, तो डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। कोलोसल डबल एस होता है। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है वो चीज़। मेमोथ है वो चीज़। वास्ट, सबका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। एंटोनिम्स में देखें तो क्या हो जाएगा? कम है, बहुत छोटा सा ही है वो चीज़। टाइनी है वो चीज़। माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो का मतलब ये स्मॉल होता है। तो आप वो चीज़ इतनी छोटी है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, आपको वो चीज़ देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो चीज़ बहुत छोटी है, मान्यूट है वो चीज़। अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज द मिनिएचर वर्जन ऑफ माय डिज़ाइन। सो डिज़ाइन का कौन सा वर्जन है? ये मिनिएचर है, मतलब ये छोटा वर्जन है, बहुत छोटा रूप है उसका। सो मिनिएचर का मतलब भी छोटा रूप किसी चीज़ का। जैसे इट इज़ एन इमेंस सम ऑफ मनी। तो अगर मान लो किसी को अगर आप कितना 1 लाख रुपए दे रहे हो, 10 लाख दे रहे हो, 1 करोड़ दे रहे हो, है ना? तो ये कैसा अमाउंट ऑफ मनी है? बहुत बड़ा, ह्यूज है ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है, लार्ज है ये चीज़, बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी को मान ले हमने 50 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, तो ये उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है ना, वो टाइनी है, छोटा सा है। या फिर जैसे हम कह सकते हैं शी इज़ एन आर्टिस्ट ऑफ इमेंस टैलेंट। तो उसके अंदर टैलेंट कितना है? बहुत सारा है, कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर टैलेंट। तो इमेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है या नंबर में है। तो वो चीज़ क्या है? कोलोसल है, एनॉर्मस, ह्यूज, लार्ज, वास्ट, मेमोथ। मेमोथ में डबल एम आता है। एंटोनिम्स में टाइनी है, माइक्रोस्कोपिक है, इतनी छोटी है कि उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, मान्यूट है, मिनिएचर है। नेक्स्ट हमारा ईडियम हो जाता है टेक इट्स टोल। टोल का एक तो आप जानते हैं, जो टोल टैक्स हम देते हैं एडजेक्टिव के रूप में। टोल जब नाउन के रूप में होता है तो वहाँ पे ये सफरिंग को दिखाता है। क्या चीज़ को दिखाता है? सफरिंग को, प्रॉब्लम्स को शो करता है। तो टेक इट्स टोल का मतलब क्या है? कि अब उसने उन सफरिंग्स का होना शुरू हो चुका है, प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो चुका है। सो टू हैव अ सीरियस बैड इफेक्ट। एक होता है अफेक्ट। अफेक्ट हमारा वर्ब है ना, किसी चीज़ पे प्रभाव डालना। और इफेक्ट जो है ये हमारा नाउन है, यानी कि उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट ऑन समवन और समथिंग। तो टेक इट्स टोल का मतलब क्या है? अब उसका जो सीरियस है, जो बुरा है, जो नेगेटिव प्रभाव है वो आ रहा है, वो डाल रहा है। जैसे हर इलनेस हैज़ टेकन अ टोल ऑन हर मैरिज। तो मान लो अगर कोई पर्सन है वो लगातार अगर बीमार ही रहेगा तो इसका बुरा प्रभाव अब उसकी शादी पर पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम लंबे समय तक काम ही करते रहें, अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दें, तो फिर एक टाइम बाद में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर हमें दिखने लग जाता है। सो टेक इट्स टोल का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ का बुरा प्रभाव अब हमारे ऊपर होने लगा है, वो क्रिएट करने लगा है, कॉजिंग सीरियस और बैड इफेक्ट ऑफ समथिंग। द प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट फ्यू मंथ्स हैव टेकन देयर टोल ऑन हर हेल्थ। तो जो पिछले कुछ महीनों की जो प्रॉब्लम्स रही हैं, अब उनका जो बुरा परिणाम है वो उसकी हेल्थ पर दिखाई देने लगा है।
डन है, ये वाला ईडियम समझ में आ गया। अब ये टेक क्या है? टेक तो आप लोग जानते हैं ये वर्ब है। अगर हम यहाँ देखें तो हैज़ के बाद हमने V3 यूज़ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको सीधा हर इलनेस, अब अगर हमें यहाँ पे टेक का सेकंड फॉर्म होता, टेक टुक हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड फॉर्म टेकन हमने लगा दिया। तो ये तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इसे चेंज कर देंगे। अब जैसे कि इट्स है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर हेल्थ है ना, सो देयर हेल्थ में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को और मजबूत करना, उसको और स्ट्रॉन्ग करना, उसको और बढ़ावा देना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, उसको और मजबूत करना। सो टू सपोर्ट समथिंग और टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, उसको हम क्या बना रहे हैं? और मजबूत बना रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सो सपोर्ट हो गया। लास्ट क्लास में हमने अपहोल्ड किया था, स्ट्रेंथन किया था। स्ट्रेंथन से मुझे याद आया कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आप एडजेक्टिव में en जोड़ के आप मुझे वर्ब दिखाएंगे, और मैंने आई थिंक आपसे 4 वर्ब पूछी थी। सिर्फ एक स्टूडेंट ने, आई थिंक नीतू ने ही सिर्फ आंसर किया था, बाकी किसी स्टूडेंट ने मुझे ये वाला भी मुझे याद आया, मैंने आपको अडेप्ट, अडॉप्ट और कौन सा था? अडेप्ट, APT, इन तीनों के मैंने आपसे डिफरेंस पूछे थे, ये भी मुझे किसी ने नहीं बताया। और एडजेक्टिव में en जोड़ के वर्ब बनाते हैं, ये 4 शब्द बनाना ये भी नहीं बताए। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो स्ट्रेंथन उसी में से एक हो गया। स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम उसको, स्ट्रेंथ हमारा एडजेक्टिव में en जोड़ दिया, वर्ब बन गया, उसको हम मजबूत कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं, हम उसको बूस्ट कर रहे हैं। अगर एंटोनिम में देखें तो अंडरमाइन करना उस चीज़ को, कमज़ोर करना उसको, वीक, ये भी सेम ही हो गया, एडजेक्टिव में वर्ब लगा, वो en लगा दिया। इम्पेयर करना, सैबोटाज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप जानबूझकर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं। शी ट्राइड टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस, तो वो उसने क्या कोशिश की? मेरे कॉन्फिडेंस को मजबूत करने की, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की। मान लो कि वो अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें आपसे कर रही थी ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके, आप अच्छा महसूस करें। सो बोल्स्टर होना मीन्स किसी भी चीज़ को और बढ़ाना, उसको मजबूत करना। सो टू सपोर्ट समथिंग और मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। सिनोनिम्स में देखें, सपोर्ट, अपहोल्ड, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स, बूस्ट। एंटोनिम्स में अंडरमाइन करना, उसको कमज़ोर कर रहे हैं आप, उसको कम वीकन कर रहे हैं, इम्पेयर, सैबोटाज। अब ये आपको शब्द लर्न होने लगे होंगे ना मैम, मतलब सॉरी अब ये शब्द आपको लर्न होने लगे होंगे ना। सत्यम क्या कह रहे हो जरा देखें। हाँ डेफिनेटली, बोल्स्टर का मतलब ऑगमेंट होता है। अरे वाह, तो दिल्ली में देखा ही आपको, हर तरफ में आपको वायर नहीं दिखेगा। फिजिक्स में एक लॉ था ना, किरचॉफ्स लॉ करके था ना, तो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना मुझे वही दिखता है, मेरे दिमाग में यही आता है। और पता है उसमें से इतने सारे वायर होते हैं जो अनयूज्ड हैं, जिसका कोई काम ही नहीं है। ये सारे शब्द हमने कर लिए। अब आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब ly लग गया है तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। बाकी एडवर्स हो गया, एडवर्सली हो गया, दोनों का सेम ही मीनिंग है। एडवर्सली का मतलब प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब उसका जो इफेक्ट है वो गलत हो रहा है आपके ऊपर में। एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है यानी कि जो उसका प्रभाव है, अफेक्ट होगा, सॉरी, क्योंकि ये एडजेक्टिव एडवर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका जो प्रभाव है वो कैसा हो रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। एडवर्स, एडवर्स देखो यहाँ पे जैसे क्या है, जैसे नॉट गेटिंग इनफ स्लीप कैन एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ। तो अगर हम इनफ नहीं सोएंगे, जितना हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त हमारी नींद है, अगर हम उतना नहीं सोएंगे तो ये हमारी बॉडी को कैसा इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे ये हमारे ऊपर में प्रभाव डालेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर में आएगा। सो एडवर्सली का मतलब नेगेटिवली, गलत तरीके से। अनफेवरेबली, अनफेवरेबल मतलब आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, अनफेवरेबल है मतलब वो चीज़ आपके लिए गलत है, प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है। अनुकूल का मतलब अकॉर्डिंग, जो मुझे बेनिफिट पहुंचाए,
बट वो चीज़ हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सो अनफेवरेबली, नेगेटिवली। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल, एल वाई हटा देंगे तो डेट्रीमेंटल का मतलब वो चीज़ आपके लिए हानिकारक है, हार्मफुल है वो चीज़। और अनफेवरेबल है तो गलत ही है ना, नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है, सब कुछ हो गया। डेट्रीमेंटल है मतलब हार्मफुल है आपके लिए, हार्मफुली। तो कैसा प्रभाव है उसका? जो नेगेटिव है या हार्मफुल है। डन है। सो अगर हमने यहाँ पे एडवर्सली बोल रहे हैं तो अफेक्ट बोल रहे हैं, और अगर मैं सिर्फ एडवर्स बोलूँ तो मैं इफेक्ट बोल सकती हूँ, मीन्स हार्मफुल इफेक्ट। सो अगर एंटोनिम्स में देखें तो पॉजिटिवली हो गया अच्छा प्रभाव है, एडवर्स का ऑपोजिट हो गया ना आपका पॉजिटिव। फेवरेबल हो गया, अपॉर्चून हो गया। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप कैन एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ। तो अगर हम सही से पूरी नींद नहीं लेंगे तो ये हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगा। तो एडवर्सली का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, और अगर हम इसका एल वाई हटा देंगे, एडवर्स बना देंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते थे ना एडवर्स, एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट क्या है? नाउन है, नाउन को बता रहा है कैसा प्रभाव? नेगेटिव प्रभाव, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ना आपका, सॉरी, इफेक्ट और अफेक्ट है, ये वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट को आप ऐसे याद रखना, आपको इम्पोज वर्ड याद है? इम्पोज, इम्पोज का मतलब क्या होता है? इम्पोज का मतलब होता है किसी के ऊपर में कोई चीज़ थोपना। आप उसको मजबूर कर रहे हैं वो काम करने के लिए, वो नहीं भी करना चाहता फिर भी आप उसको मजबूर कर रहे हैं। तो एक तो ये मीनिंग हो गया इन्फ्लिक्ट का, मीन्स टू फोर्स समबडी टू हैव समथिंग अनप्लेजेंट और समथिंग दैट दे डू नॉट वांट। तो ये जनरली आपका नेगेटिव के ही सेंस में जाता है। तो आप किसी को मजबूर कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए जो अनप्लेजेंट है, या वो करना ही नहीं चाहते हैं, जो वो चाहते ही नहीं है करना। तो आप उनके ऊपर में वो चीज़ इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं, आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर में। पुट अपॉन, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। और क्रिएट, क्रिएट का सेंस देखो, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्रिएट का कैसे बनेगा ये मैंने एग्जाम्पल देखते हैं। मॉस्किटोज कैन क्रिएट, है ना, वेरियस डिसीज। तो मॉस्किटोज से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं ना, तो हमने यहाँ पे इन्फ्लिक्ट लगा दिया। तो मॉस्किटोज कैन इन्फ्लिक्ट वेरियस डिसीज। तो मॉस्किटोज क्या कर सकते हैं? बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में इम्पोज कर सकते हैं। हम चाहते थोड़ी हैं कि हम बीमार हो जाएं, बट मॉस्किटो वो कर सकते हैं, वो फोर्स करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा का हिंदी मीनिंग होता है कलंक, कलंक है ये चीज। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? नाउन। नेगेटिव फीलिंग दैट पीपल हैव अबाउट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे कोई बंदा एल्कोहल करता है, या बहुत सारी चीज़ों के प्रति हो सकता है ना। सो नेगेटिव फीलिंग है उसको, जनरल लोगों को। पीपल आप जानते हैं कि ये आपका प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया है। सो अबाउट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, जैसे कोई डाइवोर्स है, अभी तो ये वाला नहीं है। मेंटल हेल्थ को लेके है, मेंटल हेल्थ को लेके लोगों को अभी भी स्टिग्मा लगता है ये। तो वो लोगों को क्या है कि ये शेम है, डिसग्रेस है, डिसऑनर है। टेंट मतलब खराब हो गया है, ब्लोट लग गया है उसके ऊपर में, दाग लग गया है। So there shouldn't be a stigma about around asking for help with your mental health. Absolutely. तो अगर हमें कोई भी, मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि हेल्थ की ही तो बात है ना। तो जैसे हमारे ब्रेन, जैसे हम फिजिकली बीमार हो जाते हैं, वैसे ही कभी कभी हम मेंटली भी, हमारे ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। और ये इसमें स्टिग्मा वाला तो कुछ नहीं होना चाहिए कि उसको मेंटल, ऐसा होता है कि घर परिवार में भी हो जाता है कि कोई बंदा ज्यादा सोच रहा है तो वो परेशान तो हो ही सकता है, या किसी भी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही सकता है ना बॉडी पे, अगर हमारी किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इसमें फिर स्टिग्मा वाला क्या मतलब है? तो देयर शुडंट बी अ स्टिग्मा अराउंड आस्किंग फॉर हेल्प विद योर मेंटल हेल्थ। स्टिल पीपल थिंक दैट अगर आप मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बात कर रहे हो, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो प्लीज, अगर आप हैं, आप बड़े हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मेंटल हेल्थ एक नॉर्मल है, जैसे हेल्थ फिजिकल हेल्थ है, वैसे ही हमारा मेंटल वेलबींग है। तो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है ना सत्यम? तो ये हमने क्या किया? स्टिग्मा पढ़ा, इन्फ्लिक्ट पढ़ा और एडवर्सली पढ़ा।
इस इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ उसी देश की है, मतलब वो चीज़ वहीं की है, नेटिव है, वो चीज़ लोकल है, स्वदेशी है वो चीज़। सो अगर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जानवर की बात कर रहे हैं या किसी भी प्लांट की बात कर रहे हैं, वो जो उसी एरिया में ओरिजिनेट हुए हैं, वो जो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सचिन। सो इंडिजिनस का मतलब क्या हुआ, वो जो चीज़ वो उसी एरिया से बिलोंग करती है, उसी एरिया में उसका ओरिजिन हुआ है। डन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा है इसका, एडजेक्टिव है। जैसे लोकल है वो चीज़, एंडेमिक, नेटिव, डोमेस्टिक एंड रीजनल। जैसे अभी जो कोविड हुआ था उसको क्या बोला था, पैंडेमिक बोला था, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एंडेमिक। एक होता है हमारा एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक, एक है हमारा एपिडेमिक, और एक क्या था हमारा, पेंडेमिक। पेंडेमिक कौन सा था, जब आपका सब लोग, पैन का मतलब हो जाता है जैसे पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया, और डेमोस का मतलब होता है पीपल। तो जहाँ पे सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वो पेंडेमिक हो गया था। कोई जो आपका महामारी है जो सभी सभी लोगों को जो चीज़ प्रभावित कर रही है। एंडेमिक जो है वो उसी पर्टिकुलर एरिया की है, और एपिडेमिक जो है वो उससे एक बड़े लार्जर एरिया को शो करता है। जैसे अगर हमारी सपोज करो कि कोई एक एरिया मान लेते हैं ये इलाहाबाद है, ठीक है। अब इस इलाहाबाद के अंदर में एक छोटा सा एरिया आता है, तो एकदम इस लोकल के, अगर इस बड़े के कंपेयर में इसको इलाहाबाद के कंपेयर में मान लेते हैं गोविंदपुर ले लेते हैं, तो ये छोटा सा एरिया हो गया। अब मान लेते हैं ये इसके कंपेयर में एकदम लोकल हो गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा एंडेमिक। इसको हम एपी बोल सकते हैं। और अगर ये, या हम इंडिया को भी एपी बोल सकते थे, अगर इलाहाबाद और इंडिया का कंपैरिजन करें, इलाहाबाद और गोविंदपुर का कंपैरिजन करें, तो ये दोनों आपस में एपी और एंड हो गए, और पूरा विश्व आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा पैन। अगर पैन इंडिया भी हो सकता था, पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया। तो एंडेमिक है मतलब वो चीज़ लोकल है, नेटिव है, हम वहाँ जैसे कहते हैं ना, हम यहाँ के नेटिव हैं, मीन्स हम लोकल हैं यहाँ के। सो डोमेस्टिक है ये चीज़, रीजनल है। इंट्रोड्यूस्ड मतलब बाहर से लाई गई है और यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया है, इम्पोर्ट किया गया है, वो चीज़ इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड चीज़ें कैसी होती हैं, जो बाहर से आती हैं, उस देश में उस जगह पे वो बाहर से लाई गई है। माइग्रेंट कौन होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं, जो अब जैसे अब इंडिया में ही हम बात करें तो जो बिहार के जो लोग हैं, अगर वो महाराष्ट्र जा रहे हैं तो वो माइग्रेंट हो गए ना, माइग्रेंट हो गए वहाँ के, तो महाराष्ट्र के लोकल नहीं है। इस सेंस में हम देख सकते हैं, अगर जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं वो वहाँ के लोकल हो गए, बिहार के लोग अपने बिहार में लोकल हैं, और अगर वो वहां से बाहर जा रहे हैं तो विद इन इंडिया में भी वो माइग्रेंट हो चुके हैं, इम्पोर्टेड हैं, इंट्रोड्यूस्ड हैं। अदरवाइज हम कहेंगे आप कहाँ के हो, और मैं कह सकती हूँ कि मैं यहाँ की लोकल हूँ, मीन्स मेरा जन्म यहीं का है, मैं यहीं की हूँ। सो लोकल है, एंडेमिक है, नेटिव है वो चीज़, डोमेस्टिक है, रीजनल है। और कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो वहाँ भी हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ हमारी ही लोकल है, मीन्स इंडिया की ही है, बाहर से नहीं आई हुई है। ये जो पार्क है ना, ये होम है टू इंडिजीनियस ट्राइब्स। तो मतलब मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं वहाँ, और जो वो प्लांट्स हैं ना वो उसी देश के हैं, बाहर से नहीं लाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट करना मतलब उन चीज़ों को उसमें शामिल करना, इंक्लूड करना उसको। इनकॉर्पोरेट करना मतलब उन चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना। मर्ज, मर्ज आपने सुना ही होगा, ऑफलाइन में तो ये वाला शब्द बहुत कॉमन है कि दो अलग अलग क्लासेस होती हैं, फिर उनको आपस में मर्ज कर देते हैं और एक ही क्लास बन जाती है वो, तो उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं, है ना। ब्लेंड कर देना मतलब मिक्स कर दिया उनको आपस में, एसिमुलेट करना मतलब आपस में मिला दिया, मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया। सो इनकॉर्पोरेट मतलब उन चीज़ों को आपस में शामिल करना। आपका कोई आइडिया हो सकता है, उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया मतलब उसको शामिल कर लिया। इसके साथ में जनरली हमारा फिक्स प्रपोजिशन इन या इनटू लगाया जाता है, टू इंक्लूड समथिंग सो दैट इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, समथिंग बिगर।
सो मैनी ऑफ योर सजेशंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लान। तो जो प्लान था उसमें बहुत सारे सजेशंस को क्या कर लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। सो इनकॉर्पोरेटेड कर लिया गया है मतलब उनको इंक्लूड कर लिया गया है। बहुत सारे आपने जो सजेशंस दिए थे वो ऑलरेडी प्लान में शामिल कर लिए गए हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। इनकॉर्पोरेट करना मतलब इंक्लूड कर लिया गया है, वो चीज़ आपस में मिला दी गई है, आपकी बात को ले लिया गया है प्लान के अंदर में। नेक्स्ट ईडियम है ये, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब आंख झपकते ही। तो अगर कोई एक्टिविटी हो जाती है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मीन्स वो पल भर में ही वो काम हो गया। इसको हम तब बोलते हैं जब हम टाइम को एम्फिसाइज करना चाहते हैं कि एकदम झटके से वो चीज़ हो गई, बहुत जल्दी वो चीज़ हो गई। ब्लिंक मतलब पलक झपका और वो एक्शन हो गया। सो समथिंग हैपन्स वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी फास्ट। क्या हम यहाँ पे वेरी वेरी फास्टली बोल सकते हैं? बताइए, क्या हम यहाँ पे फास्टली बोल सकते हैं? जैसे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही वॉज गॉन, तो वो एकदम आंख झपकते ही वो डिसअपियर हो गया, वो एकदम गायब हो गया। तो जैसे ही मेरी आंख मैंने मतलब वो पल भर में गायब हो गया। द होल ईयर पास्ड इन द ब्लिंक ऑफ आई। जैसे अब आप लोग जानते हैं कि आज 17 सितंबर है, तो आप कहेंगे कि अब कितने महीने बाकी हैं? 3 मंथ्स ही तो है ना, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, और ये तो चल ही रहा है। तो क्या ये लाइन आप लोग के लिए करेक्ट है कि जो पूरा का पूरा साल है वो आंख झपकते ही चला गया? 2025 की बहुत टफ रहा। और नहीं मैम, हमें तो इस साल का एक एक दिन याद है, एक एक महीना याद है, तो ये साल हमारे लिए ब्लिंक ऑफ आई तो नहीं बना है ये। तो या फिर ऐसा है कि अभी तो जनवरी आया था और आज सितंबर भी हो गया, क्या ऐसा है कि ऐसे ही पलक झपकते चला गया कि बहुत मुश्किल से गया है? और क्या हम यहाँ पे फास्टली लगा सकते हैं क्विकली के प्लेस पे? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब समथिंग हैपन्स वेरी वेरी क्विकली। आंसर नहीं आया, फास्टली लगा सकते हैं क्या हम यहाँ पे? वेरी वेरी फास्टली बोल सकते हैं क्या? देखो, फास्टली हम कभी नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज फास्टली तो कोई शब्द ही नहीं होता है। अब आप कहोगे कि मैम हमें यहाँ पे क्विकली तो एडवर्ब है, समथिंग हैपन्स, हो रही है बहुत तेजी से, एकदम बहुत फास्ट। तो हम यहाँ पे फास्टली क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि फास्टली जैसा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं है। हमको ऐसे लगता है कि क्विकली फास्टली हो सकता है, बट फास्टली इज नथिंग। अगर हमें वर्ब को मॉडिफाई करना है देन ऑल्सो वी विल यूज फास्ट, बिकॉज फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब दोनों होता है। जैसे हम बोल सकते हैं ही रन्स, यहाँ पे मुझे भरना है, और दूसरा मैंने बोला ही इज, यहाँ पे भी मुझे भरना है। दोनों के अंदर ही मेरा फास्ट आएगा, दोनों में ही फास्ट हम लगाएंगे। यहाँ पे रन को मॉडिफाई कर रहा है, वो तेजी से दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है और वो तेज है। यहाँ पे ये ही इज फास्ट, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ही की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे ही रन्स फास्ट, यहाँ पे रन की विशेषता बता रहा है, बट स्टिल हमने दोनों तरफ फास्ट ही लगाया है क्योंकि फास्ट जो है वही हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में हम फास्ट ही यूज करेंगे, फास्टली कभी भी हम यूज नहीं कर सकते। डन, डन है यहाँ पे। और कुछ? कोलैबोरेटेड, किसके लिए कोलैबोरेट बोल रहे हैं? कोलैबोरेट मतलब एक साथ मिलकर काम करना। कोलैबोरेट करना मतलब एक साथ मिलकर काम करना। इनकॉर्पोरेट में बोल रहे हैं, इनकॉर्पोरेट में मर्ज के सेंस में कोलैबोरेट हो सकता है। हाँ, मर्ज के सेंस में कोलैबोरेट हो सकता है, कोलैब कर दिया, मिक्स कर दिया दोनों का, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रिंग समवन टू देयर नी। ब्रिंग समवन टू देयर नी का मतलब क्या हुआ? किसी को उसके घुटने पे ले आए। इसका मतलब क्या हुआ? आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ब्रिंग समवन टू देयर नीज का मतलब होता है किसी को डिस्ट्रॉय कर देना। सिंपल है, इसमें हम क्या याद रखेंगे? डिस्ट्रॉय कर देना, उसको डिफीट कर देना आपने। तो अगर आप किसी को चेतावनी दे रहे हो, आप कह सकते हो हाँ, आई विल ब्रिंग यू टू योर नीज, दैट मीन्स आई विल डिस्ट्रॉय यू। So bring someone to their knees means to destroy someone, to defeat someone. जैसे अगर
आपका क्या कहना है, जो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ है ये क्या करेगा? ये नेपाल की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा या उसकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया है इसने? आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि आप भी जेंजी है ना। द स्ट्राइक्स हैड ब्रॉट द इकोनॉमी टू इट्स नी। तो जो स्ट्राइक्स है, जो आपका क्या बोलते हैं स्ट्राइक को हिंदी में, प्रोटेस्ट जो है, उसने क्या किया है, ब्रॉड। ब्रॉड जो है ये ब्रिंग का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, ले आया है किस चीज को, जो इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिंग्स टू इट नी को हम कैसे याद रखेंगे, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना मतलब। तो स्ट्राइक्स ने क्या कर दिया है, जो इकोनॉमी है उसके प्रोग्रेस को क्या कर दिया है, डिफीट कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। वॉर ब्रॉड द नेशन टू इट्स नी। डेफिनेटली अगर युद्ध, लगातार युद्ध होता रहेगा तो उससे जो नेशन है, नेशन का मतलब क्या होता है, उसकी इकोनॉमी होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वॉर कभी भी पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है। बट अगर पॉलिटिकली इंक्लाइन अगर चीज़ें हैं तो डेफिनेटली वॉर की भी कभी कभी ज़रूरत हमें पड़ ही जाती है ना। शांति से काम नहीं चलता है। तो आप बताइएगा, नेपाल में जो हुआ ये इससे इकोनॉमी को बूस्ट होगा कि इससे इकोनॉमी हैम्पर हुई है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नेक्स्ट है वल्नरेबल। जैसे यहाँ पे ब्रिंग है ना, ब्रिंग आपका वर्ब है। अब वर्ब है तो वर्ब अपने पांचों फॉर्म में से कहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको थर्ड फॉर्म की तरह यूज किया है, यहाँ पे हम इसको सेकंड फॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं। तो ब्रिंग को तो हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। समवन है तो इसका मतलब यहाँ पे हम रिप्लेस करके किसी को भी फिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रॉड द इकोनॉमी हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने नेशन लगा दिया। नेशन है या इकोनॉमी है तो ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इट्स लगा दिया। अगर यही आपके क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है तो रॉन्ग हो जाता है ना। जैसे द स्ट्राइक्स हैड ब्रॉट द इकोनॉमी टू इट्स नी। अब ये इट्स जो है वो ये वाला लिख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि इसका मतलब इट इज नी थोड़ी ना है। इट्स नी मतलब इकोनॉमी को उसके घुटने पे ले आए, मतलब इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वल्नरेबल, ABLE लगा हुआ है तो इसका मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। वल्नरेबल है मतलब कोई चीज बहुत कमजोर है। वल्नरेबल है मतलब वो चीज कैसी है, बहुत वीक है वो चीज, यानी वो लायक है कि हम उसे आसानी से फिजिकली या मेंटली हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं। एबल का मतलब क्या होता है, लायक है। तो आप उसे आसानी से फिजिकली मेंटली हर्ट कर सकते हैं, चोट लग पहुंचा सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, या आप उसके ऊपर में अटैक कर सकते हैं। तो वो चीज़ वल्नरेबल है मतलब वो चीज़ वीक है, वो चीज़ कमज़ोर है, रिस्क पे है वो चीज़, तभी तो हम उसको आसानी से हर्ट कर सकते हैं ना। susceptible, same, please mark this word also, it is very important. vulnerable is very important, susceptible is very important। IBLE हो ABLE हो दोनों का मतलब लायक ही है। तो वो susceptible है मतलब वो चीज़ बहुत कमज़ोर है, रिस्क पे है वो चीज़, सेंसिटिव है, एक्सपोज्ड है। फीबल का मतलब कमज़ोर है वो चीज़। तो वो चीज़ कैसी है, वल्नरेबल है। जैसे ही फेल्ट वल्नरेबल आफ्टर द ब्रेकअप, तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है यार, आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। अगर आपका कोई सीरियस वाला रिलेशन है किसी के साथ में और अगर वो आपको छोड़ के चले जाएं या कुछ खराब हो जाए रिश्ते में, तो हम अपने आप में कैसा महसूस करते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं ना हम। सो बहुत कमज़ोर फील करते हैं। सो ही फेल्ट, फेल्ट जो है ये फील का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। उसने अपने आप को कैसा महसूस किया, वल्नरेबल, जब उसका ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप के बाद में वो कैसा महसूस कर रहा था, वल्नरेबल। लोग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, इसलिए रिलेशंस बहुत सोच समझ के बनाने हैं, ठीक है। ऐसे ही इमोशंस में बह नहीं जाना है। तो अगर आप वल्नरेबल नहीं हो तो इसका मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप गार्डेड हो, आप सिक्योर हो, आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। अगर आप प्रोटेक्टेड हैं, जैसे हम कल मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो मेंटल हेल्थ जब जब कुछ चीज़ हमारी खराब होती है तब हम वल्नरेबल हो जाते हैं। तो हम अगर कभी कभी तो हमें कोई सॉन्ग भी हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है ना। वो अगर सपोज करो कि वो सॉन्ग ही ऐसा चल रहा है जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम
सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो उस समय हम कैसी पोजीशन पे, हम एक्सपोज्ड हैं, हम वीक हैं, हम सेंसिटिव हैं। बट अगर वहीं पे आपको कोई प्रोटेक्ट करने वाला होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप प्रोटेक्टेड हैं, गार्डेड हैं, आपको कुछ भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। वल्नरेबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। वल्नरेबल मतलब आप उस समय पे कमजोर हैं, तो रिस्क पे हैं आप, ससेप्टिबल हैं, सेंसिटिव, एक्सपोज्ड, फीबल। ऑपोजिट में स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टेड, गार्डेड, सिक्योर्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा? अवेल। अवेल हमारा वर्ब एंड नाउन दोनों की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज का लाभ उठाना या उस चीज का लाभ। तो जैसे टू मेक यूज ऑफ समथिंग, और यूज हो गया, जैसे इसका इस्तेमाल हो गया, उसका पर्पस हो गया, आप उसका एडवांटेज, प्रॉफिट, बेनिफिट। इसको एग्जाम्पल के रूप में पहले देखते हैं। ही ट्राई टू परसुएड हर नॉट टू रिजाइन। परसुएड करना मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, तो उसने कोशिश की कि वो उसको मना सके कि वो रिजाइन ना करे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बट टू नो अवेल मीन्स कोई फायदा नहीं हुआ, बट टू नो यूज, बट टू नो बेनिफिट, है ना, मतलब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसने फिर भी क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। बट टू नो अवेल मीन्स कोई फायदा नहीं हुआ, उसने एट लास्ट रिजाइन कर ही दिया, वो रिजाइन करके ही चला गया, उसने मानी ही नहीं बात। तो हमने कोशिश की थी उसको कि हम उसे मना सकें कि कंपनी छोड़ के ना जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नो अवेल, यहाँ पे जो अवेल है ये हमारा कैसे काम कर रहा है? नाउन की तरह। बट टू नो यूज, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे हिज एफर्ट्स अवेल्ड हिम नथिंग, तो उसके जो कोशिशें थी ना, उससे उसको कुछ भी नहीं मिला, मतलब उससे उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, वो कोई भी फायदा नहीं उठा पाया, उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। जैसे अब अगर आपको है, लाइक मैंने बोला, जैसे आप देखते हैं ना ऑफर आपको मिलता रहता है। अभी मिंत्रा का बहुत सारा ऐड चल रहा है कि अगर आपको इस ऑफर को अवेल करना है, मींस अगर आपको इस ऑफर का यूज करना है, अगर आपको इस ऑफर का एडवांटेज लेना है, प्रॉफिट लेना है, बेनिफिट लेना है, सो टू अवेल दिस ऑफर प्लीज क्लिक हेयर। तो अवेल दिस ऑफर मीन्स इस ऑफर का इस्तेमाल करने के लिए, इस ऑफर का यूज करने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आप हमें क्लिक करें। इस ऑफर को आप सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ऐसे आता है ना। You can avail this offer till midnight today only. This offer will not be available from tomorrow. ऐसा कुछ आता होगा ना मैसेज आपके पास में भी। That means कि आप उसको अगर अवेल करना है, उसका यूज करना है, उसका फायदा उठाना है, उसको एडवांटेज लेना है, तो आपको ये है अवेल। सो बट टू नो अवेल मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। ये एक आपका इडियोमेटिक भी, सॉरी, एक फ्रेज भी हो जाता है, बट टू नो अवेल, कोई फायदा नहीं हुआ, वेस्ट हो गई सारी चीजें हमारी। सो ब्रिंग समवंस टू देयर नी मीन्स उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, डिफीट। वल्नरेबल है, कमजोर है, ससेप्टिबल है वो चीज़, सेंसिटिव है, एक्सपोज्ड है। अवेल का मतलब किसी चीज़ का फायदा उठाना, या फिर जैसे हमने यहाँ पे वर्ब एंड नाउन के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अडोर आप लोग को आई थिंक पता ही होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ कॉमन वर्ड है, बट स्टिल हम पढ़ाई कर लेते हैं अडोर के बारे में। अडोर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अडोर करना मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। सो टू लाइक समथिंग वेरी वेरी मच, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो वहां पे हम लोग लाइक के प्लेस पे हम अडोर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। राधे राधे सचिन, हरे कृष्णा। सो वहाँ पर हम लोग लाइक के प्लेस पे अडोर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अडोर का मीनिंग क्या होता है? टू लाइक समथिंग वेरी वेरी मच। लाइक, अब जहाँ पे आप लाइक लगाते हैं वहाँ आप अडोर लगा सकते हैं। लव, इंजॉय, यू इंजॉय डूइंग समथिंग। यू चेरिश, चेरिश का मतलब किसी चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं, आप उसको बहुत इंजॉय करते हैं। और जैसे आई विल चेरिश दीज मेमोरी फॉर एवर मीन्स मैं इन मेमोरी को हमेशा याद रखूँगा, मैं इनको हमेशा इंजॉय करूँगा। सो अडोर का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को बहुत बहुत पसंद करना। एंटोनिम्स में देखें तो हेट हो गया सबसे पहले। अब ये 3 शब्द हो सकता है आपके लिए न्यू हो, तो ध्यान से देखिए। पहला शब्द है लोथ।
LOATHE, लोथ का मतलब किसी से नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट, DETEST, और उसके आगे वाला है अभोर। अभोर का मतलब भी होता है किसी से नफरत करना, ठीक है। आई थिंक अडोर, अगर अडोर आपके लिए कॉमन था, बट ये 3 शब्द हो सकता है आपके लिए न्यू हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हाईलाइट में कौन सा शब्द है। अगर आपको कोई सिनोनिम ही नया मिल जाता है, एंटोनिम नया मिल जाता है, तो आप उसी पे फोकस करिए, राइट। तो अडोर करना मतलब किसी चीज़ को बहुत पसंद करना, उसको इंजॉय करना, उसको बहुत लाइक करना। सो आई एब्सोल्युटली अडोर चॉकलेट्स, तो जैसे कि मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई एब्सोल्युटली इंजॉय ईटिंग चॉकलेट, आई एब्सोल्युटली लाइक चॉकलेट, लव चॉकलेट। तो आप इस अडोर शब्द से इन शब्दों को रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप चॉकलेट बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो आप एकदम बोल सकते हैं हेट बोल सकते हैं, लोथ बोल सकते हैं, अभोर बोल सकते हैं। आई जस्ट अडोर रीडिंग अ गुड बुक ऑन अ रेनी आफ्टरनून, तो ये तो मेरा फेवरेट है ना। अगर बारिश हो रही हो और बारिश के मौसम में छत पे बैठ के बुक को रीड करना, इट्स समथिंग वेरी वेरी लाइक समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी लाइक इट्स अ ट्रैंक्विल। आपको मन को बहुत शांति मिलती है ना, बारिश हो रही है, आप अपनी फेवरेट पसंद की बुक पढ़ रहे हैं, कितना मज़ा आएगा। सो आई जस्ट अडोर रीडिंग अ गुड बुक ऑन अ रेनी आफ्टरनून और इवनिंग। सो मुझे बहुत पसंद है एक अच्छी किताब पढ़ना, और ख़ास करके तब जब बारिश हो रही हो। सो अडोर करना मीन्स किसी चीज़ को बहुत बहुत पसंद करना। और मैं फोकस करूँगी इन शब्दों के ऊपर में, क्योंकि जितना मुझे लगता है आपको ये वाले शब्द ऑलरेडी आते होंगे। सो लोथ, डिटेस्ट एंड हेट, अभोर, इनको आज आप फोकस में लेके आइए अपने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैंक्विलिटी, ITY लगा हुआ है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, है ना। अब अगर आप बारिश के मौसम में किताब पढ़ रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ शांति है, आप ऐसी जगह नहीं रहते जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना है, सो आप कैसा महसूस करेंगे, आप वहाँ पे ट्रैंक्विलिटी फील होगी आपको। अ स्टेट ऑफ पीस, क्वाइट एंड काम, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो एक ऐसे स्टेट को, एक ऐसे इन्वायरमेंट को जहाँ पे एकदम शांति है, एकदम क्वाइट है वहाँ पे, है ना, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपका ब्रेन भी एकदम शांत है, उसमें भी कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना। अगर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, चाहे वो लाइक मतलब पॉजिटिव वाले हों या वो थोड़े नेगेटिव हों, गुस्सा आ रहा हो किसी पे या प्यार आ रहा हो, तो दिमाग में शांति नहीं आ सकती है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ हम कभी शांत थोड़ी हो सकते हैं। तो एक ऐसा जहाँ पे हमारा ब्रेन बहुत शांत है, तो एक ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलिटी। तो सिनोनिम्स कामनेस एंड काम। अब काम जो है ना, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव भी है, जैसे आई लाइक हर काम नेचर एंड आई लव हर काम। अच्छा, कामनेस वहाँ पे आ गया, आई लव द कामनेस, नो नो, आई वॉन्ट टू यूज काम एज अ नाउन ना, बट हम काम को ना, जैसे आई लव द काम ऑफ दिस कंट्री साइड, तो ये जो कंट्री साइड है मीन्स ये जो गांव का जो एरिया है ना, वहाँ की जो काम है, जो शांति है, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो काम को आप एडजेक्टिव एज वेल एज नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और कामनेस तो ऑटोमेटिकली ये नाउन ही है। सेरेनिटी, ये शब्द हो सकता है आज आपके लिए नया हो, तो इसको हाईलाइट कीजिए। क्वाइटनेस और क्वाइट दोनों हो जाता है। क्वाइट जनरली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, बट नाउन भी हो जाता है, और क्वाइटनेस लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली नाउन ही है। क्वाइट की स्पेलिंग को ध्यान रखना है, IET वाला होता है। क्वाइट होता है एक, वो वाला कौन सा होता है, जो क्वाइट होता है वो वाले, उसकी स्पेलिंग क्या होती है। और जैसे यहाँ पे ये पीस है, और जो टुकड़ा वाला होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है। मैंने आपको 2 स्पेलिंग बोला है, इसका एक होता है, एक टुकड़ा वाली होती है ना, अ पीस ऑफ केक, वो क्या है। एक इसको बोलते हैं क्वाइट, और एक होता है क्वाइट, क्वाइट क्वाइट, है ना, वो कौन सा होता है, इसको क्वाइट बोलते हैं, शांत शांत। तो क्वाइट वाले की स्पेलिंग क्या है,
अगर एंटोनिम्स में देखें तो कोमोशन है, बहुत डिस्टरबेंस है। कोमोशन की स्पेलिंग में डबल एम है, ये ध्यान रखना है। टर्मोइल है, उथल पुथल हो रखी है चारों तरफ। डिस्टरबेंस है, रकस का मतलब भी चारों तरफ में डिस्टरबेंस है, हल्ला गुल्ला हो रखा है, एकदम शांति भंग हो रखी है। सो आफ्टर अ केओटिक वीक, केओटिक का मतलब भी क्या होता है, एकदम पूरा बहुत डिस्टर्बिंग वीक रहा, पूरा बिजी लाइफ आपका रहा। तो क्योटिक वीक के बाद में अभी देखती हूँ मैं, क्योटिक वीक कैसा सप्ताह बीता आपका, बहुत पूरा शोरगुल रहा, काम रहा, पूरे बिजी रहे आप, ऑफिस आना जाना, तो पूरा कैसा रहता है, क्योटिक रहता है। शी लॉन्ग्ड फॉर, अब अगर आपको नहीं पता तो इसको भी आप मार्क करिए अपनी जहाँ वोकैबुलरी लिखते हैं। लॉन्ग फॉर यहाँ पे क्या मतलब क्या हुआ है, लॉन्ग फॉर मीन्स डिजायर। लॉन्ग क्या दिखा रहा है, डिजायर। आई लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, यर्न फॉर, लॉन्ग फॉर, ये क्या दिखा रहा है, ये डिजायर को शो कर रहा है, क्रेविंग को शो कर रहा है। लॉन्ग फॉर ये फिक्स्ड है, इसके साथ में लॉन्ग वर्ब की तरह है तो सेकंड फॉर्म लगा दिया। फॉर द ट्रैंक्विलिटी ऑफ अ क्वाइट आफ्टरनून इन द कंट्री साइड। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ होती है ना, जब पूरा सप्ताह इतना क्योटिक होता है, हल्ला गुल्ला, डिस्टरबेंस, बस आपको आना है जाना है काम करना है, तो उसके बाद हमारी डिज़ायर क्या होती है कि हमें एक दिन तो ऐसा मिल जाए जहाँ पे कंप्लीटली शांति हो, ट्रैंक्विलिटी हो। तो ट्रैंक्विलिटी शब्द हमें समझ में आ गया। स्टिलनेस, हाँ, एकदम शांति है वहाँ पे, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई कमोशन नहीं है। जैसे कल की क्लास में बहुत डिस्टरबेंस थी ना, कल की क्लास बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी मेरे को, मैंने खुद इंजॉय नहीं किया कल की क्लास को। तो कल की क्लास में डिस्टरबेंस था, राइट, मेरा माइंड में ही डिस्टरबेंस था कल। नाउ आई एम वेरी मच काम। सो ट्रैंक्विलिटी हमें याद रखना है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब एकदम स्टिलनेस है, कामनेस है, वहाँ पे एकदम शांति है। क्विट, ख्वाई, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने एकदम सही बोला। ये तो चलो फिर भी इस वाले में तो कंफ्यूज ही नहीं होते हैं क्विट वाले में, बट ये जो आपने जैसे ये वाली जो स्पेलिंग है हमारी, क्यू यू, पीस, पीस, ये टुकड़ा वाला है। मैंने पीस पूछ, सॉरी, ये वाला जो आपने बताया है ऋषु, ये वाला तो शांति वाला है। मुझे आप टुकड़ा बताइए, आप पीस ऑफ केक को कैसे लिखेंगे, वो वाला पीस बताइए। ये वाला क्वाइट और ये क्वाइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस टी ई और ई टी का डिफरेंस है। तो ये जो वाला है ई टी वाला जो है, ये क्वाइट, जैसे हम बोलते हैं ना कीप, तो कीप कौन सा आएगा, ये क्वाइट या क्वाइट, क्वाइट आएगा, मतलब शांत रहिए, कीप क्वाइट मीन शांत रहिए, ठीक है, शांत रहिए। एंड लाइक शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, क्वाइट मतलब यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल है वो। एंड दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये काफी एक्सपेंसिव है। ये वाला जब आएगा, जब हम क्वाइट के सेंस में बोलते हैं क्यू यू आई टी ई, और जब हम शांत के सेंस में बोलते हैं तब होता है ई टी, ई टी। और जब हम काफी के सेंस में बोलते हैं तो टी ई, काफी है तो टी ई है। बस ये दो स्पेलिंग्स के अंदर में हमें याद रखना है, काम, अपीज, पेसिफाई, स्मूथ। देखो, हाँ, ट्रैंक्विल हो गया, आप ना थोड़ा कंफ्यूज किए हो, ट्रैंक्विलाइज, हाँ, अगर हम इसके वर्ब फॉर्म में, एब्सोल्युटली, हाँ सचिन सही है, अगर हम वर्ब फॉर्म बना रहे हैं, जैसे ट्रैंक्विलिटी आपका नाउन है, और अगर आपने इसका वर्ब बना दिया, वर्ब कैसे बनाएंगे, यू आई एल आई जेड ई, अगर हम बना दें यहाँ पे आई टी वाई को हटा के सिर्फ जेड ई बना दें तो ये वर्ब बन जाएगा। और वर्ब के फॉर्म में बिल्कुल सही है आपका, अपीज मतलब किसी चीज़ को शांत करना, अपीज, मॉलिफाई, पैसिफाई, है ना, एलिविएट, असुएज, वहाँ पे ये सही है। ट्रैंकुलाइज अगर हम कर देंगे तो वो बिल्कुल सही है आपका। ट्रैंकुलिटी के सिनोनिम्स में ये अपीज वर्ब नहीं आ सकता है। हाँ, सूद, काम, रिलैक्स, लेसन, पेसिफाई, मॉलिफाई, वहाँ पे एकदम करेक्ट है ये। तो ट्रैंक्विलिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, मतलब शांति। और आपको ये दो शब्द भी याद रखने हैं, मैं बार में रिपीट कर रही हूँ, दोनों में ही क्यू यू आई है, बट एक में ई टी है और एक में टी ई है। तो इसके लिए यार मुझे ना ट्रिक बताओ, अभी के अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक जो ई टी वाला क्या है, एक ई टी वाला क्या है हमारा, और दूसरा क्या है टी ई वाला। टीई वाला क्या है,
थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। एक तो ना इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। थोड़ा कोई ट्रिक हो सकता है? हाँ। नहीं, पीस की स्पेलिंग गलत है। सचिन, पीस की स्पेलिंग गलत है। पहले मुझे ना इन दोनों की स्पेलिंग्स में एक वो करो। एक होता है QUITE और एक होता है QUIET। इसको हम हमेशा के लिए लर्न करें, ये कैसे हमें फोकस में रहेगा। क्विट इंडिया, क्विट तो यार छोड़ने वाला होता है ना, क्विट क्विट कर दिया, उसमें थोड़ी ना कंफ्यूज होते होगे तुम लोग। क्यों, क्विट वाले में क्या कंफ्यूजन होता होगा? ये TE और ET वाला कंफ्यूज कर सकता है। क्वाइट, क्विट, इसका थोड़ा वो बनाओ, कोई ट्रिक बन सकता है। मुझे ट्रिक इस समय क्लियर नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बना सकती हूँ। TE और बस यहाँ पे फोकस हमारा TE और ET के ऊपर में रखना है। मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, मुझे कुछ आ नहीं रहा है क्लियरली इस समय पे। इसका मतलब होता है क्वाइट मीन्स शांत। तो अगर हम शांत हैं तो हम ABCD को करेक्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। अच्छा, हम ऐसे बना सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं पता। नहीं, एडवर्ब वर्ब नहीं, अभी हम ग्रामेटिकली नहीं जा रहे, हम इसके स्पेलिंग्स में दोनों उस फॉर्म में नहीं जा रहे। ये एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये स्पेलिंग्स में एरर आता है आपके एग्जाम में, और वहाँ पे हम जल्दी जल्दी में पढ़ के चले जाते हैं। तो ऐसे मेरे ब्रेन में आया, हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हमारा दिमाग शांत होता है तो हम हर चीज़ को करेक्ट ऑर्डर में पढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? ET ऑर्डर होगा ना, क्योंकि पहले अल्फ़ाबेटिकली E आएगा, फिर हमारा T आएगा। मेरा यहाँ पे एम्फेसाइज स्पेलिंग के ऊपर में, क्वाइट बेटर। हाँ, क्वाइट बेटर आप बोलेंगे तो ये वाला लगाएंगे एब्सोल्युटली। बट अगर आपके पेपर में ये वाला लगा के दे दे, ET वाला, क्वाइट बेटर, तो हम तो करेक्टली फटाफट से पढ़ जाएंगे, ब्रेन ऑटो करेक्ट कर देगा। तो ऑटो करेक्ट को हम करेक्ट ऐसे कर सकते हैं, मेरा ब्रेन बस अभी यहाँ पे इतना ही चला है कि अगर हमारा ब्रेन शांत होता है तो हम करेक्ट ऑर्डर में चीज़ें पढ़ते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट ऑर्डर क्या है? ET है, ना कि TE है। सो अगर हमें क्वाइट की, अगर हमें शांत है मन हमारा, तो पहले हम करेक्ट ऑर्डर लगाएंगे, यानी ET लगाएंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ET लगाएंगे, इसका मतलब हमारा मन एकदम शांत है, क्योंकि हमने करेक्ट ऑर्डर में चीज़ें लगाई हैं, ET। और फिर दूसरा क्या होता है हमारा, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, TE। तो वो बता देगा काफ़ी ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा महंगी थी ना कि हमारा दिमाग उल्टा हो गया। तो जो T और E को हमने उल्टा कर दिया। बाकी तुम लोग देख लेना, थोड़ा एम्फिसाइज करने से भी चीज़ें लर्न हो जाती हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। तो अब देखो, अगर जैसे मैंने बोला शी इज़ अ क्वाइट गर्ल, तो अब मैं यहाँ पे कौन सा लिखूंगी? शी इज़ अ गर्ल। अब इसमें से दोनों में से कौन सी स्पेलिंग आएगी जरा बता देना। क्वाइट बेटर, हाँ क्वाइट बेटर, क्वाइट बेटर। वो अभी आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा ना लास्ट में, तब देखेंगे स्पेलिंग्स को लेके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फ्राउन। फ्राउन को आप पिक्चर में देखोगे तो बेस्ट वे में समझ जाओगे। फ्राउन का मतलब क्या होता है? आप देख रहे हो ये जो इनकी आईब्रो है यहाँ पे, फिर इनका ये कैसे कैसे लाइनें बनी हुई हैं, तो ये बोलती हैं फ्राउन, यानी कि जो हमारी आईब्रोज होती हैं। क्वाई, वेरी गुड, सचिन होशियार है अपना। द वॉच इज क्वाई, ओ वेरी गुड, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अभी हम फ्राउन को देखते हैं, तो फ्राउन का मतलब समझ गए? जैसे ये वाली, इसको क्या बोलते हो आप लोग? आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? जब ऐसे ना ये जो आईब्रोज होती हैं इसको ऐसे चढ़ा लेते हैं, मैं नेचुरली करने की कोशिश करती हूँ, हाँ ऐसे हम बोलते हैं ना। हाँ, मुझे हुआ। मान लो आप लोग बकवास कर रहे हो, अगर मैंने आपको देखा तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, क्या बोल रहे हो? तो ये जो मेरी ये जो एक्सप्रेशन है, ये फ्राउन क्या है? ये फेशियल एक्सप्रेशन है हमारा, जो डिसअप्रूवल को शो करता है। फ्राउन क्या शो करता है? एक तो डिसअप्रूवल को शो कर रहा है, मीन्स जो आप कर रहे हैं मैं उस बात से अग्री नहीं करती हूँ।
तो ये तो एक हमारी डिसअप्रूवल मीन्स हमारे एंगर को शो कर रहा है, हमारी सीरियसनेस को शो कर सकता है कि अगर ओ इस काम को करने में मैं थोड़ी ज़्यादा सीरियस हूँ तो वो सीरियसनेस आ सकता है, या फिर अरे तुमने ऐसे भुएं क्यों चढ़ाई हुई हैं, तो वो हमारे वरिड को भी दिखा सकता है, वरिड हो सकते हैं। सो बाय मेकिंग लाइन्स अपीयर ऑन योर फोरहेड अबव योर नोज, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया। बट फ्राउन क्या है? This is your facial expression to show your disapproval or you are worried or serious about something. So like she had a deep frown on her face, clearly annoyed about something. तो अगर आपने जो जनरली जिसका फेस नॉर्मली रहता है, एक तो बंदा होता है जिसने परमानेंटली अपनी चेहरा ऐसे बना लिया है ना, तो ऐसे करके बना लिया है उसने, उसका चेहरा ही ऐसा परमानेंटली हो गया। बट अगर कोई बंदा है वो जनरली नॉर्मली रहता है, और अगर वो कमरे में ऐसे करके घुसे और आप बैठे हो, तो आप समझ जाओगे ना कि मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब मैं कुछ तो गड़बड़ी कर रहा हूँ, एकदम तुरंत कहोगे क्या हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो शी हैड अ डीप फ्राउन ऑन हर फेस, तो वो क्लियरली क्या चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है कि कुछ तो चीज़ है जो उसको अनॉय कर रही है। सो फ्राउन क्या है? आपका फेशियल एक्सप्रेशन है जो आपके एंगर को शो कर सकता है, आपके वरिड को शो कर सकता है, आपकी सीरियसनेस को शो कर सकता है। या यू कैन से दिस थिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ग्रोन, GROAN। अच्छा ये क्या हुआ हमारा? फ्रोन क्या हुआ है? जैसे आपने बिल्कुल सही पहचाना है, आपने सेंटेंस एकदम करेक्ट बनाया है। अ डीप फ्राउन, तो डीप क्या है? गहरा, एकदम ऐसे ऐसे वाला बना रखे हो आप, है ना। और फ्राउन, फ्राउन नाउन हुआ, डीप उसको बता रहा है किसी तरीके से, एकदम डीप तरीके से बनाया हुआ है। दिस इज योर एडजेक्टिव एंड आर्टिकल ऑलवेज कम फॉर अ नाउन, सो दिस इज योर नाउन। ग्रोन इज योर लाइक वर्ब। दो, एक आप तो पता ही है, एक करहाना होता है जब हमको चोट वोट लग जाती है, या अचानक से कोई हमारा कहीं पैर टकरा जाए, तो आप कह सकते हो आउच, ओ शिट, या फिर कोई पेन हो रहा है तो कहेंगे आऊ, दुख रहा है। या फिर अगर आप ना किसी चीज़ से अनॉइड हैं, आप परेशान हैं, आप अपसेट हो गए उस बात से, तब भी एक जो मन में अंदर से गुस्सा निकलता है ना, जो एक आवाज़ निकलती है, उसको भी हम कह सकते हैं। So to make a long deep sound because you are annoyed, upset or in pain. Oh no, she groaned looking at the endless list of tasks. तो ऐसा हो सकता है कि अगर आज आप कोई काम करते हैं और उसमें आपको एंडलेस काम दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे अरे बाबा ये क्या है। तो शी ग्रोन्ड लुकिंग एट द एंडलेस लिस्ट ऑफ टास्क, जो लिस्ट थी ना, टास्क जो काम जो थे उसके पास में, वो देखे जा रहे खत्म ही नहीं हो रहा है। उसको देख के वो उसके मन से जो आवाज़ निकली वो भी हमारा करहाना हो सकता है। ये तो सिंपली आपका पेन वाला ही हो गया है। द वुंडेड, वुंडेड मतलब घायल जो आदमी था वो दर्द से करहा रहा था। तो यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव की तरह नहीं, ये वर्ब ही यूज किया है। आपकी जो पूरी क्या हुआ, रिकनेक्शन सक्सेसफुल, ये क्या है? हाँ, अब हम इसे पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो फिर यहाँ पे ये वो आपका हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फ्राउन, फ्राउन यूज किया है ना आपने, एकदम करेक्ट है। डन है। आइटिनरी, तो आपने अपना पूरा प्लान बना लिया है कि आप क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे आप जाने वाले हैं, तो आपका पूरा लिस्ट तैयार है। सो अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विल विजिट। तो आप जो जो आप यात्रा करने वाले हैं ना, तो उससे पहले आपने अपनी जो जर्नी है उसका एक डिटेल्ड प्लान बना लिया है, जिसमें आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन से जगह पे रहेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइटिनरी। जैसे कैन यू हेल्प मी विद आर आइटिनरी फॉर द ट्रिप टू यूरोप। तो सपोज अगर आप फॉरेन जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो एक इंटरनेशनल हो गया, और जो पर्सन इंटरनेशनली इतना जनरली नहीं जाते हैं तो उनके लिए तो एक बिग डील है ना ये। तो उसके लिए तो बहुत सारा हमको लिस्ट प्रिपेयर करना होगा कि कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे हमको विजिट करना है। तो पहले हमें एक अपनी लिस्ट तो प्रिपेयर करनी होगी, कौन सा होटल है जहाँ हमें स्टे करना चाहिए, कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। तो कैन यू हेल्प मी विद आर आइटिनरी
for the trip to Europe. Yeah, I need to change my itinerary because my flight was cancelled. क्योंकि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, इसीलिए जो मेरा पूरा प्लान था, जो मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। डन है। एट्रीशन, पीछे ION लगा हुआ है, आप पहचान गए होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एट्रीशन का मतलब होता है, जैसे जनरली ये जो शब्द है ना, ये आपके कंपनीज में ज़्यादातर यूज़ होता है कि या आप जनरल बिजनेस सेंस में हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेंस में चलो मान लो आप, तो अगर मैं एक एम्प्लॉय के सेंस में बात करूं कि एक कंपनी है, ठीक है, और कंपनी में ये हो रहा है कि वहाँ पे जो एट्रीशन रेट है वो बहुत हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, जिससे वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ की नंबर है उसमें गिरावट आ रही है। तो एट्रीशन का मतलब क्या हो जाता है, आपका रिडक्शन होना, डिक्रीज होना, नंबर्स में, साइज में या स्ट्रेंथ में। नंबर का मतलब समझ में आ गया, साइज का। स्ट्रेंथ का जैसे कि अगर मान लेते हैं कि वॉर है, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में दोनों साइड से ही गिरावट आ रही है, मतलब दोनों साइड से ही चीज़ें कम होती चली जाएंगी ना, जब बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहेगा। अगर हम और थोड़ा इसको रियल लाइफ में लेके आए एट्रीशन शब्द को, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दांत घिस गए, आपने ये शब्द बोला या सुना होगा कि दांत घिस जाएंगे या दांत घिस गए। तो दांत कैसे घिसते हैं, जब दांत घिस रहे हैं मतलब उस प्रोसेस को भी एट्रीशन कहते हैं। तो अगर जैसे जैसे एज हो जाती है तो दांत का क्या होता है, ये वाला एरिया आपको दिखेगा एकदम और पतला सा होता जा रहा होता है, तो वो भी हमारा एट्रीशन होता है, मतलब वो घिस रहे हैं, उसमें इरोजन हो रहा है ना। तो एट्रीशन का मतलब समझ में आया। अगर आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ के रेट में बहुत कमी आ रही है, तो कंपनी का जो आपका एट्रीशन रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती है, जो लीडरशिप है वो अच्छी नहीं होगी। तो किसी भी कारण से जब एम्प्लॉय खुद से ही कंपनी छोड़ के चले जा रहे हैं, उसको हम कह देंगे सो रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही है, या आप किसी को कमज़ोर बना रहे हैं, बार बार उस पर अटैक करके आप उसे कमज़ोर बना रहे हैं, तो वो भी एट्रीशन हो जाएगा हमारा। वियरिंग अवे का मतलब भी सेम होता है, उसको आप धीरे धीरे उसमें आप कमी ला रहे हैं, आप रिडक्शन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको रिड्यूस हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, वीकनिंग हो गया, है ना। वीकनिंग हो गया हमारा, वीक क्या है हमारा, वीक एडजेक्टिव है, EN लगा दिया और ING बना दिया, तो ये हमारा वीकनिंग जो है ये नाउन फॉर्म हो गया। आपको पता है ना, जैसे वीक क्या है, वीक मतलब कमज़ोर, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में मैंने EN जोड़ा तो ये बन गया मेरा वर्ब, और वर्ब का जो ING फॉर्म यहाँ पे जेरेंड है और ये मेरा नाउन की तरह काम कर रहा है, तो वीकनिंग क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। इरोजन हो रहा है ना। इरोजन आप जानते हैं, अंडरमाइन करना मतलब किसी चीज़ को कम करना, उसको आप डिमिनिश कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो अंडरमाइनिंग भी सेम हो गया, वर्ब में ING जोड़ दिया यहाँ पे। सेंटेंस देखें, मेनी कंपनीज हैव एक्सपीरियंस्ड हाई एम्प्लॉय एट्रीशन एज पीपल मूव टू अदर जॉब्स। तो हाई एम्प्लॉय एट्रीशन मीन्स कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो जल्दी ही अपनी जॉब को छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। सो हाई एम्प्लॉय एट्रीशन मीन्स जो एम्प्लॉय के नंबर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। We are losing customers to a competitor and the attrition is hurting our sales। यहाँ पे समझ में आ गया इसका पूरे का मतलब क्या है, कि वी आर लूजिंग कस्टमर्स टू अ कॉम्पिटिटर, मीन्स जो हमारा कॉम्पिटिटर है, हम अपने कस्टमर्स को लूज़ कर रहे हैं, हमारे कस्टमर हमारे पास आने की बजाय हमारे कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं। और ये जो गिरावट आई है, ये जो एट्रिशन हुआ है, ये जो हमारी सेल्स हैं उसको नुकसान पहुंचा रहा है। एट्रिशन वर्ड क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको एट्रिशन में। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं तो पढ़ाने में बिजी थी। कोई इशू है क्या, या सब सही है एकदम। चलो अगला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आयरनी।
इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया मैंने। आयरनी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने बोला, मैंने इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको अलग कैटेगराइज कर दिया है। एक हम बोल रहे हैं वर्बल आयरनी, एक है सिचुएशनल आयरनी। तो पहले हम आयरनी वर्ड को समझते हैं। आयरनी का मतलब ये हो जाता है कि जो आप कह रहे हैं या जो आप कर रहे हैं वो दोनों बातों में एकदम डिफरेंस है, वो दोनों बातें एक दूसरे के जस्ट ओपोजिट हैं। सो वर्बल आयरनी क्या हो जाएगा, वर्बल मीन्स मौखिक, आप मुंह से बोल रहे हैं, आप बोल कुछ और रहे हैं बट एक्चुअली में आपका मीनिंग कुछ और है। सो सेइंग द ओपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन। जैसे मान लो कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है बट मैं, जैसे होता है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम अभी तक सो रहे हो, बहुत अच्छा। हाँ, ये वाली बात तो मैंने बहुत सुनी है ना, वेरी गुड, अभी तक सो रहे हो, तुम्हारा भविष्य बहुत मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर है तुम्हारा, आराम से लेट तक सो तुम। तो ये एक्चुअली में जो पिताजी ये जो शब्द बोल रहे हैं ना कि बहुत अच्छा और आराम से सो, खूब सो, एसी पंखा और चला देते हैं, तो ये जो उनका सेंटेंस है ना, ये एक आयरनी है। तो बोल कैसे रहे हैं, हमें लग रहा है वाह वाह, लेकिन इन रियल में ये क्या है, वो डांट रहे हैं। तो उनका मतलब ये नहीं है कि और सो, उनका मतलब हमको डांटने से है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्बल आयरनी। तो वर्बल आयरनी क्या है, मीन सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन। मतलब मान लो कि मैं तुम लोग से नाराज हूँ और मैं तुम्हारी तारीफ करने लग जाऊँ, वाह वेरी गुड, कितने अच्छे बालक हैं, तो ये मैं एक्चुअली में मैं नाराज हूँ और लेकिन मैं बोल कुछ और रही हूँ। तो जो मीनिंग है और जो हम बोल रहे हैं वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट हैं, तो वो आयरनी हो गया, वर्बल आयरनी। सेम है सिचुएशनल आयरनी हो जाएगा कि आपने देखो, व्हेन द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन इज ऑपोजिट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, तो जो हमने सोचा था उसके जस्ट ऑपोजिट वो चीज़ हो रही है, तो वो सिचुएशनल आयरनी हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि हाँ, ऐसे हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ना टैक्स कम कर दिया, जैसे जीएसटी कम की है, राइट। और तो ये किसके लिए है कि जो आपके इनकम पीपल हैं, जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, उनको बेनिफिट हो। बट आयरनी ऐसा हो जाए कि उन्हीं लोगों से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा हो इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो ये आयरनी हो जाएगा। हमको बोला गया है कि पैसा हमको हमारा कम खर्च होगा, हमारी कुछ सेविंग्स होंगी, बट इन रियल में तो हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो ये हमारी सिचुएशनल आयरनी हो जाएगी। जो आउटकम है वो सिचुएशन का वो ऑपोजिट है जो हमने उससे उम्मीद की थी। आयरनी समझ में आ गया। सो जैसे कि द ट्रैफिक पुलिस गॉट हिज कार टोड फॉर इलीगल पार्किंग। नाउ यू सी दिस थिंग कि ट्रैफिक पुलिस का तो काम ही होता है कि इलीगली मतलब गाड़ियां ना कहीं पे पार्क हों या कुछ भी गलत ना हो, ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन ना हो। लेकिन सोचो उन्हीं की गाड़ी को उठा लिया गया क्योंकि उन्होंने इलीगल पार्किंग की थी। तो ये कैसा हो गया, ये सिचुएशनल आपकी आयरनी हो गई। तो ट्रैफिक पुलिस को तो पहले पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, तो उन्होंने कैसे गलत पार्किंग कर दी। तो ये अब कहेंगे कि अरे हमको क्या सुधारोगे सर जी, आपकी खुद की गाड़ी उठ गई है। तो ये सिचुएशनली आयरनी हो गई। थैंक्स फॉर योर हेल्प व्हेन समवन एक्चुअली मेड थिंग्स वर्स। तो अगर किसी ने चीज़ें और ख़राब कर दी और आप उनको इन रिटर्न में कह रहे हो थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो इसका मतलब आप एक्चुअली में उससे खुश हुए हो नहीं। आप बोल तो थैंक यू रहे हो बट रियल में आप कैसे हो, आप उससे गुस्सा हो, आप उससे अपसेट हो। तो ये आपका वर्बल आयरनी हो गया। परफेक्ट टाइमिंग एज द बस लेफ्ट जस्ट एज अराइव। तो जैसे ही आप मान लो बस स्टॉप पे पहुंचे और तभी जस्ट आपके आंखों के आगे बस चली गई, तो आपने बोला परफेक्ट टाइमिंग। तो क्या आप सच में रियल में यही मीनिंग है आपका? नहीं, आपका मतलब है कि अरे यार ये क्या हुआ। तो रियल में हमारा जो वर्ड है और जो उसका मीनिंग है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, या जो काम है और जो उसका आउटकम है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, तो वो हमारा आयरनी कहलाता है। डन है। मेरे सेंटेंसेस में हमेशा कोशिश करती हूँ ज़्यादा इसलिए रखने का ताकि सेंटेंस से हमको अंडरस्टैंडिंग आती है। मीनिंग से उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती है जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें उसकी सेंटेंसेस से आती है। डन है जी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, योग्यता, आपके अंदर क्षमता। ENCE लगा हुआ है, नाउन है ये हमारा। सो कॉम्पिटेंसी बोल देंगे, कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं। सो कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है आपकी क्षमता, आपकी योग्यता। दैट मीन्स द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। किसी काम को अच्छे से करने की जो आपकी योग्यता है, आपकी जो क्षमता है, उसी को हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। सिनोनिम्स हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी,
आपकी कॉम्पिटेंसी, स्पेलिंग थोड़ा CY हो गया यहाँ पे, आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो आपका स्किल है। सो हर कॉम्पिटेंसी एज अ डांसर इज़ अनक्वेश्चनेबल, मतलब जो उसकी योग्यता है ना डांसर के रूप में, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वो एकदम बेहतरीन है, वो परफेक्ट है। आप कह सकते हैं हर कॉम्पिटेंसी एज अ सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन के रूप में वो एकदम बेस्ट है। मतलब वो बोलते हैं ना कि गंजे गंजा गंजा होता है ना, गंजा गंजे को कंघी बेच दिया उसने, वो ऐसा है। तो गंजा है, गंजा क्या अपना सर में कंघी करेगा, बट उसने उसको बेच दिया। तो उसकी जो योग्यता है ना एज अ सेल्स पर्सन, दैट इज समथिंग आउटस्टैंडिंग। सो ये क्या होता है, आपका एबिलिटी, उसके स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, केओस। केओस का मतलब होता है एकदम आपका क्या हो रखा है, अव्यवस्था हो रखी है। मीन्स सब कुछ एकदम उथल पुथल हो रखा है, सारी चीज़ें अपने जगह पे एकदम खराब हैं, जो जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, पूरा डिसऑर्डर हो गया है। अगर हम इसको उसके सेंस में बोलें, गवर्नमेंट के सेंस में बोलें, तो जैसे एनार्की है यानी अराजकता, तो वहाँ पे भी हो सकता है जब एनार्की होती है, जब आपका लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है, तो वहाँ भी पूरा क्योस क्रिएट हो जाता है ना। सब कुछ उथल पुथल हो गया है, सब कंफ्यूजन में है, सब डिसऑर्डर है, कुछ समझ नहीं आ रहा कोई क्या कर रहा है। हमारा घर भी ऐसी स्टेट में हो सकता है जब जहाँ पे सब कुछ मैस हो रखा है, सब खराब हो रखा है। आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं। आपका ब्रेन भी क्योस हो सकता है, जब आपने पूरे दिन बहुत सारा पढ़ाई कर लिया, अब आप दिमाग में कोई बात नहीं जा रही है, तो ब्रेन में क्योस हो गया है, ब्रेन एकदम कंफ्यूज्ड है नाउ, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग। सो a state of great disorder, havoc, confusion, disorder, disarray, disorganization, सब synonyms हैं। अब मैंने थोड़े थोड़े हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि क्योस वर्ड हमारा शायद बहुत दिनों बाद आया है, तो ज़्यादा एग्जाम्पल हम समझेंगे। मॉर्निंग ट्रैफिक ऑलवेज क्रिएट्स chaos ऑन माई वे टू वर्क। आप कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग का ट्रैफिक है ना, वो हमेशा पूरी चीज़ें, आप देखते हैं रोड एकदम डिसऑर्डर में है, कोई बाइक वाला यहाँ से घुसा ले रहा है, इधर से भागा भागा ऑटो वाला आ रहा है, एक पी मचाते हुए इधर से स्कूटी आ गई, एक कार आ रही है, तो सब chaos हो रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन किधर से निकल रहा है, कौन अचानक से यहाँ से मुड़ते हुए एक अंकल जी आ गए, और कुछ समझ नहीं आ रहा, बीच में से एक कुत्ता भी पास हो रहा है, एक यहाँ पे गाय भी आ गई है। तो अब पूरा कंफ्यूजन है। आप समझ रहे हो, ये वाले इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है, रोड पे पूरा क्योस हो रखा है, आने जाने की कोई लाइन ही क्लियर नहीं है, तो वो कैसा स्टेट हो गया है, वो भी क्योस हो गया है। जैसे पावर आउटेज, आउटेज का मतलब जब आपका इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। कॉज्ड chaos इन द ऑफिस, एब्सोल्युटली। अगर क्लास, होपफुली ऐसा बिल्कुल ना हो, तो अगर लाइट चली जाती है तो पूरा chaos मच जाता है ना, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब डिसऑर्डर में हो गया, अरे क्या हो गया ये। एंड किचन वॉज इन chaos आफ्टर द किड्स ट्राइड टू बेक अ केक। और आप भी कर सकते हैं, अगर आपको खाना नहीं बनाना आता है और अगर आप खाना बनाने की कोशिश करें, तो आप किचन को किस स्टेट में छोड़ के आएंगे, chaos में। मीन्स पता नहीं क्या कर दिया है, सारे बर्तन यहाँ फैले हुए हैं, मसाला पूरा खुला हुआ है, और सब कुछ अपनी प्लेस पे नहीं है, सब खराब कर दिया आपने। सो आई होप आपको क्योस का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन होता है ये, कंफ्यूजन है, नाउन है ये। आप जैसे बोल सकते हैं कि आज ना मैं लेट हो गया बिकॉज ऑफ ड्यू टू क्योस, क्योस हो रखा था बहुत ज़्यादा रोड पे, दैट्स वाई आई एम लेट टुडे। वाई, क्योस का मतलब क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन कहाँ से निकला हुआ है। आपके घर पे जब बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं तो आपके घर में क्योस क्रिएट हो जाता है। तो क्योस का मतलब सब कुछ डिसऑर्डर है, सब आपका अपनी चीज़ों से खराब हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिलियंस, ENCE है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। रेजिलियंस का मतलब आपके अंदर जो एबिलिटी है किस चीज़ को करने की, फाइट बैक करने की। तो आप कैसे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप प्रॉब्लम्स के बाद में आपके पास में लड़ने की क्षमता है चीज़ों से। सो द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, चैलेंजेस और सेटबैक्स, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। सो आपके अंदर वो एबिलिटी है किस चीज़ को करने की, रिकवर करने की। जो परेशानियां हैं, आप उन परेशानियों में आप लेके नहीं बैठे रहेंगे, अपने आप को आप कमज़ोर नहीं बना देंगे, आप वहाँ से बाहर निकलने की आपके अंदर योग्यता है, आप लड़ेंगे वहाँ पे, आप डिटर्मिनेशन है, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
चाहे वो आपका मेंटली हो या वो फिजिकली सेटबैक हो, बट यू विल फाइट बैक एंड यू विल कम बैक, एंड दैट इज़ योर रेजिलियंस। मीन्स आपके अंदर वो टफनेस है। एंड्योरेंस का मतलब उस चीज़ को झेलने की, सहने की आपके अंदर बहुत क्षमता है। परसिवरेंस है, काम को आप डटे रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। इलास्टिसिटी, जैसे कि जो रबर बैंड होता है वो बहुत इलास्टिक होता है ना, तो मतलब उसको आप कैसे भी कर लो वापस वो अपने शेप में आ ही जाता है। तो आपको कोई कितना भी परेशान कर ले बट वापस आप अपने शेप में आ ही जाएंगे। मीन्स आप अपना काम करेंगे, आप डिटरमाइंड हैं। टेनेसिटी का मतलब आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ऑपोजिट में देखें तो जैसे आपने क्योंकि ये नाउन है तो सारे सिनोनिम्स नाउन है और एंटोनिम्स भी नाउन है। जैसे आपका एक शब्द होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर है वो चीज़, डेलिकेट है वो चीज़, बहुत सॉफ्ट है वो चीज़। जैसे कि अगर जो हमारे ग्लास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, आप उनको ऐसे ही कहीं नहीं रख सकते ना। आपको अगर हम अपने घर में जो स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं उसको हम आराम से रख देते हैं ऐसे टप करके, लेकिन अगर हमने ग्लास जो वो है उसको अगर हम ऐसे करके रख देंगे तो वो तुरंत आपका टूट जाएगा। तो वो फ्रेजाइल है, वो बहुत डेलिकेट है ना। तो अब कोई इंसान फ्रेजाइल है मतलब वो बहुत वल्नरेबल है, वो वीक है, वो ससेप्टिबल है। सो वीकनेस हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया आपका। और उस दिन हमने कैसे याद किया था, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आपके अंदर में अडेप्ट करने की यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लोगे आप, फ्लेक्सिबल हो, इलास्टिक हो ना आप। और यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही नहीं समझ पा रहे हो। तो फिर आप डिफ़िकल्टी से कैसे आप बाहर निकलोगे जब आप उसको अडेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि अब अडेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम हो गई, सही है, हो गया, ये जो होना था वो हो गया, अब मुझे बाहर निकलना है। वो तभी करोगे जब आप फ्लेक्सिबल हो कि हो गया, अब बाहर निकलना है मुझे यहाँ से। तो अगर इनफ्लेक्सिबल हो, उसी बात में अड़े रहोगे तो फिर हम उस प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। डेलिकेसी का मतलब भी वही हो जाता है, कोई चीज़ बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है, मीन्स वो बहुत फ्रेजाइल है। जैसे किड्स ऑफन हैव, एक सेकेंड, kids often have amazing resilience when learning new skills। एब्सोल्युटली। तो जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर में बहुत अमेजिंग रेजिलियंस होती है, डिटर्मिनेशन होती है उनके अंदर में जब वो किसी नई चीज़ को सीख रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम स्केटिंग्स की बात करें तो अगर हम इस एज में तो चलो ठीक है, स्केट्स करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि बॉडी अब इतनी बड़ी और हैवी हो जाती है। बड़े होते होते तो वहाँ पे छोटे होते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होती है वहाँ पे। बट स्टिल अगर आज आपने पढ़ना शुरू किया है और आपको ये चीज़ अगर एक एक महीना, शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 15 दिन तक अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो, आपको लग रहा है, रियल में हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप कैसे जज करेंगे, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, आपके अंदर उतनी रेजिलियंस ही नहीं रहेगी कि आप इसको ऐसे रहें कि मैंने सीखना है, मैंने सीखना है, मैंने सीखना है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको होता है कि अगर वो काम उन्होंने ठान लिया, वो करना है, तो वो रेजिलियंट है, वो अड़े रहेंगे उसी चीज़ पे। तो आप हो रेजिलियंट, आप सोच लेना। फेटल, फेटल है मतलब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ जानलेवा है। अगर वो चीज़ फेटल है मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये फेटल है, मीन्स ये चीज़ जानलेवा है। और ये तो आपके एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया शब्द है। इवन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लगेगा कि ये आपके पेपर में नहीं आता है, पेपर में आता है। इसीलिए ना बच्चों का ये दिमाग का डाउट उनमें ना रहे कि मैम हम ये फलाना एसएससी की तैयारी करते हैं, हम बैंक करते हैं, हम एनडीए सीडीएस, हम डिफेंस या किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे ये वोकैबुलरी आती है कि नहीं। उसके लिए मेरे पास एक सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवा दो। ये सब चीज़ें मैं करवाऊंगी बट दूसरे वाले चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पोकन के पर्पज से ही चीज़ें रखनी है। कॉम्पिटेटिव वाला दूसरा है जो बीपीआई लाइव है, ठीक है। तो आपके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा और फिर वहाँ पे यही वाली जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आप देखोगे कि आपके पेपर के अंदर भी आई हुई है। तो इसलिए पूरे ध्यान से पढ़ना है, मन में कोई डाउट नहीं रखना है। तो फेटल शब्द क्या है, फेटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत खतरनाक है, जानलेवा है, मतलब आपकी जान चली जाएगी उस चीज़ से। तो डेफिनेटली वो चीज़ कैसी है, बहुत डेंजरस है वो चीज़। कॉजिंग, कॉज कर रही है मतलब वो ऐसा कर रही है, कॉजिंग मतलब वो कर रही है, क्रिएट कर रही है, या वो कैपेबल है, योग्य है डेथ करने के, कॉजिंग डेथ। सिनोनिम्स में देखें तो डेडली है,
लीथल है, डिजास्ट्रस है, तबाह कर देगी बिल्कुल, कैटास्ट्रॉफिक है, एंड बेनफुल। बेनफुल, अब इसकी स्पेलिंग में देखो, ये BANEFUL है। बेनफुल का मतलब हो जाता है कोई चीज जो हार्म पहुंचा दे, तो हार्मफुल है वो चीज। बेनफुल है मतलब वो चीज हार्मफुल है। और फेटल की चीज कैसी होती है, वो जो आपके लिए हार्मफुल खतरनाक होती है, बट इसका एकदम ऊंचा वर्जन कर दिया हमने, जान ले चली जाएगी उस चीज से हमारी, वो चीज हमारी फेटल है। सो अगर हम एंटोनिम्स में देखें तो हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब एक शब्द हम आज पढ़ रहे हैं, नहीं ये आपने पहले पढ़ा है तो इसको स्टार मार्क कर लो, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल है मतलब BENE, स्पेलिंग में ध्यान रखना है, वो बेन है, BANE, बेन, बेनफुल, BANE, और ये बेनी है, BENE, बेनी, बेनिफिशियल। सो बेनिफिशियल है वो आपका फिशियल, ठीक है। स्पेलिंग में आपको कहाँ याद रखना है, बेन, बेन का मतलब होता है खतरा, हार्म, और बेने, BENA का मतलब होता है गुड, जैसे बेनिफिशियरी होता है, बेने फैक्टर होता है, तो BENE का मतलब ही अच्छा होता है। बेनिफिशियल है मतलब वो चीज़ अच्छी है, फेवरेबल है वो चीज़ आपके लिए, प्रॉफिटेबल है। तो ये सब इसके ऑपोजिट हो गए, और हमारा ओरिजिनल वर्ड क्या कर रहे हैं हम आज, फेटल। फेटल है मतलब जानलेवा है, वो डेडली है, लीथल है, वो डिजास्टर्स है, कैटास्ट्रॉफिक है, बेनफुल है, ठीक है, और आपका हार्मफुल है। जैसे द ड्राइवर हैड अ फेटल एक्सीडेंट, तो ड्राइवर का एक्सीडेंट कैसा हुआ है, एकदम बहुत जानलेवा है, मतलब बहुत सीरियस तरीके से टक्कर हुई है। एक्सीडेंट कैसा है, फेटल अगर हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अगर आप जैसे बोल रहे हो कि ये जो तुम्हारी मिस्टेक है ना ये जानलेवा हो सकती है, तो अब ये मतलब क्या हो गया, मिस्टेक को बोला, दैट दिस मिस्टेक कैन बी फेटल। मैंने क्या बोला, दिस मिस्टेक, डोंट टेक इट टू लाइटली, ऐसे बोल सकते हैं ना, दिस मिस्टेक कैन बी फेटल, मतलब ये मिस्टेक आपकी जान ले सकती है, इतनी खतरनाक हो सकती है, तो इसको इतना हल्के में मत लो। कैसी हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, एडजेक्टिव है ये, मिस्टेक को बता रहा है। जैसे द इलनेस कैन बी फेटल इफ नॉट ट्रीटेड, अगर बीमारी को सही समय पर उसका इलाज नहीं करवाया जाएगा तो वो जानलेवा हो सकती है ना, आपकी जान भी चली जाएगी अगर हमने बीमारी का सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो फेटल का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत बहुत खतरनाक है, ठीक है। हमने इसके सिनोनिम्स पढ़ लिए, डेडली है, लीथल है, डिजास्ट्रस है, कैटास्ट्रॉफिक है, BANE एंड BENE, दोनों में डिफरेंस रखना है। एक होता है BANE मतलब खतरनाक है, और BENE मतलब वो चीज़ अच्छी है, जस्ट ऑपोजिट हो गए दोनों शब्द। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रिटिकल। क्रिटिकल के देखो मैंने यहाँ पे एक करके ये लिखा हुआ है, इसका एक और मीनिंग होता है तीसरा वाला, वो मैंने सोचा आज नहीं करवाऊंगी क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है ना ज़्यादा अगर इधर उधर हो जाएगा। आज जो क्रिटिकल का मीनिंग निकल के आ रहा है हमारे पैसेज में, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मीनिंग भी रखा है। तो आगे देखते हैं, क्रिटिकल का मतलब क्या है, कोई अगर किसी की कंडीशन क्रिटिकल है, हम कहते हैं ना कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, मतलब कि उसकी कंडीशन कैसी है, बहुत सीरियस है, उसकी कंडीशन कैसी है, बहुत सीरियस है, वो खतरे में है। क्रिटिकल कंडीशन में है मतलब वो सीरियस कंडीशन में है, खतरे में है, या अगर हम कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये प्रॉब्लम कैसी है, बहुत हमें इस पे इम्पोर्टेंस हमें इसको देनी पड़ेगी, हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत एक्शन की ज़रूरत है। तो एक बार ना मैं एग्जांपल के थ्रू फिर उसके सिनोनिम एंटोनिम, द पेशेंट इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन आफ्टर द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट जानलेवा था, तो जानलेवा के बाद में इंसान कैसी कंडीशन में आ गया, क्रिटिकल कंडीशन में आ गया। हिज कंडीशन इज क्रिटिकल मतलब कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, मतलब बहुत सीरियस है, खतरे में है, जान जा सकती है। क्रिटिकल मतलब यहाँ पे सीरियसनेस को शो कर रहा है। द लास्ट गोल वॉज क्रिटिकल फॉर टीम्स विक्ट्री, अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना वो ये वाला सेंटेंस आपको समझाएगा। जो लास्ट गोल था ना, आप लोग जानते हैं, मुझे ज़्यादा क्रिकेट वगैरह का मैप पता नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि जैसे होता है कि अब सिर्फ 6 बॉल बची हैं और हमको मान लेते हैं कि हमें 20 रन की ज़रूरत है, तो 20 रन 6 बॉल पे बहुत सीरियस कंडीशन बना दी ना, ये वाली कंडीशन बहुत सीरियस हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 2 तो छक्का चौका लगाना ही पड़ेगा, है ना।
तो 2 छक्के लग गए तो 12 रन हो गए, उसके बाद 6 रन की भी कमी पड़ रही है, तो बहुत सीरियस कंडीशन में। तो जो लास्ट गोल है ना वो बहुत क्रिटिकल है, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है टीम की विक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे क्रिटिकल का मीनिंग निकल के आ रहा है इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। क्या है वो चीज़? क्रूशियल है वो चीज़। क्या है वो चीज़? वाइटल है वो चीज़। क्या है वो चीज़? इम्पॉर्टेंट है ना। अगर मैं ऐसे समझाती तो नहीं समझ में आता, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में हमें आ जाएगा। एंड देयर इज अ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर इन द विलेज। तो विलेज में क्रिटिकल शॉर्टेज है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ को दिखा रहा है? सीरियस को दिखा रहा है, राइट। तो यही सारे शब्दों के अंदर में ये सेंटेंस फिट हो गए। एक होता है क्रिटिकल ऑफ का मीनिंग होता है जब आप किसी की निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग में चले जाता है, तो वो कभी बाद में जब आएगा पैसेज के अकॉर्डिंग। अभी हमने समझा अगर किसी कंडीशन क्रिटिकल है मीन्स वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। जैसे यहाँ पे बोला कि लास्ट गोल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, मीन्स बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। अगर एंटोनिम्स में देखें तो अब हमें पता है कि अगर सपोज करो कि 6 बॉल की बजाय हमारे पास में हो जाती कितनी बॉल मान लेते हैं? 15 बॉल मान लेते हैं। नहीं नहीं, 15 बॉल में मान लो तुम लोग कहोगे, मान लेते हैं 25 बॉल हैं, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से भी खेलेंगे तो भी रन बन ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ना है। मैच हम लोग जीत गए, ऐसे होता ना, अरे मैच जीत गए हम लोग, तो अब इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब लास्ट में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं बची है। वो चीज़ माइनर है, वो चीज़ ट्रिवियल है, इनसिग्निफिकेंट है, कुछ बहुत वैल्यूएबल नहीं है वो चीज़। तो क्रिटिकल का मतलब समझ में आया। और क्रिटिकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट कैसा है, कैसी कंडीशन में है? क्रिटिकल। क्रिटिकल किसको बता रहा है? कंडीशन को, तो एडजेक्टिव हुआ। कंडीशन नाउन है। द लास्ट गोल वॉज क्रिटिकल मीन्स द लास्ट गोल वॉज इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे शॉर्टेज कैसी है? बहुत ज़्यादा है, तो अगेन ये एडजेक्टिव है। तो क्रिटिकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फेटल का भी एडजेक्टिव होता है। जनरली एडजेक्टिव्स हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये दोनों शब्द क्लियर हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी, MI ITY लगा हुआ है, जब भी किसी शब्द के लास्ट में ITY लगता है तो वो शब्द हमारा नाउन होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। अब जैसे इन रियल में भी हम किसी के बहुत, जैसे आप फिजिकल सेंस में आप बोल सकते हैं कि जब बस में क्या होता है, बस में बहुत भीड़ होती है तो लोग एक दूसरे के बहुत पास पास खड़े होते हैं, एक दूसरे से चिपक चिपक के खड़े होते हैं, तो उनकी प्रॉक्सिमिटी क्या होगी वहाँ पे? बहुत ज़्यादा है, क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। तो इन रियल सेंस ऐसे नहीं है कि रिलेशन उनका बहुत स्ट्रांग है उसके सेंस में हम क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, इन रियल में भी आपके लिटरल मीनिंग में भी आपका पास हो गया है ना। कोई पर्सन हो सकता है जो डिस्टेंस में आपसे बहुत दूर हो, बट आपकी और उसकी प्रॉक्सिमिटी मीन्स आपका जो उनका रिलेशन है वो बहुत क्लोज हो, और रियल सेंस में भी क्लोजनेस हो गई यहाँ पे, है ना। सो द स्टेट ऑफ बीइंग नियर और क्लोज टू समथिंग, तो रियल में आप उस चीज के कितने पास में हैं, आप उस चीज से कितने पास हैं, वो चीज हमारा प्रॉक्सिमिटी कहलाता है। सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक दिस प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू वर्क। मुझे ये जगह पसंद है, क्यों? क्योंकि जो मेरा काम है ना उसकी ये जगह बहुत पास में है, तो इसकी वजह से मुझे ये जगह पसंद है। अब सपोज करो कि आपको वहाँ का रेंट तो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है कंपैरेटिवली, बट वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या हो गई? आपके काम से बहुत पास में ही है, वो प्रॉक्सिमेट है, आपका बहुत पास है वो चीज़। तो यानी कि आप कह रहे हो कोई नहीं, आई विल मैनेज इट, तो इसीलिए मुझे ये जगह पसंद है क्योंकि ये मेरे काम के पास है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस। ठीक है, क्लोजनेस, क्योंकि ये मेरे काम के बहुत पास है। माई हाउस इज इन प्रॉक्सिमिटी टू पार्क, टू द पार्क मीन्स कि जो मेरा घर है ना वो पार्क के नज़दीक है, उसके पास में ही है, तो फिजिकल सेंस में ही बात कर रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकल सेंस में बोला है, जैसे डोंट स्टैंड टू नियर, बहुत पास पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड करिए, मीन्स फिजिकली एक दूसरे को टच करने को, फिजिकली क्लोजनेस को थोड़ा अवॉइड करिए, है ना। सो डोंट स्टैंड टू नियर, एक दूसरे के बहुत पास पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, तो फिजिकल जो क्लोजनेस है उसको अवॉइड करिए। सिनोनिम समझ में आ गए होंगे। एक ना सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाता है आपका, क्या लिख देते हैं? क्लोज लगा देते हैं, मतलब प्रॉक्सिमिटी के आगे ना क्लोज प्रॉक्सिमिटी वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। अब क्योंकि ये वर्ड एक्सेप्ट क्या हुआ है
तो कोई एरर नहीं है, बट यस दिस इज आपका सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब है कि मोर देन रिक्वायर्ड है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी का मतलब ऑलरेडी क्लोजनेस है। तो क्लोजनेस क्या हो सकती है, क्लोजनेस क्या होगी? अगर हम प्रॉक्सिमिटी वर्ड को हम हटा दें, आई लाइक दिस प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वर्क, ये क्या होता है ना, अच्छा साउंड करता है। सो आई लाइक दिस प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी। लाइक अगर आप प्रॉक्सिमिटी को रिप्लेस कर दो क्लोजनेस से, तो क्लोजनेस नहीं हो गया, ओवर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपको दिख जाएगा, तो परेशान मत होना, बट वो सुपरफ्लुअस है, वो ओवर है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो रिडंडेंट है। एंटोनिम्स में हाँ एक और शब्द है विसिनिटी, इसको भी मार्क कर लेना, ये आपका प्रॉक्सिमिटी का सिनोनिम है। डिस्टेंस है, दूरी है। रिमोटनेस क्योंकि नाउन है तो NESS लगा के नाउन बना रहे हैं। फारनेस मीन्स डिस्टेंस है उन लोगों के बीच में, चीज़ों के बीच में। डन है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रॉक्सिमिटी वर्ड समझ में आ गया। तो अगर आप किसी के भी बहुत फिजिकली नज़दीक खड़े हुए हैं तो आपका उसका प्रॉक्सिमिटी क्या हो गया, हाई है ना, आप क्लोजनेस में है उसके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगर मैं सपोज करो इसका एन हटा दूं, तो आप इसको जानते हो, अगर हम इसके एन को रिमूव कर दें तो आप इसको बोलते हो, क्या बोलते हो, रिजीम बोलते हो ना, रिजीम। जैसे सरकार होती है तो गवर्नमेंट का रिजीम होता है, मीन्स जो आपके गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं या जो उनका पीरियड होता है कि अभी किसकी सत्ता चल रही है। तो गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है रिजीम, ME पे ख़त्म हो जाता है। और बट हम क्या पढ़ रहे हैं आज, रेजिमन यहाँ पे N का साउंड आएगा, रेजिमन। इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपका रिजीम, वो गवर्नमेंट वाली बात होती है रिजीम, बट यहाँ पे रेजिमन का क्या मीनिंग है, प्लान रूट ऑफ एक्शंस यूजुअली रिलेटेड टू हेल्थ, डाइट और एक्सरसाइज। मतलब सिंपल है, रूटीन की बात कर रहा है। रेजिमन का मीनिंग सिनोनिम अगर है तो सिंपल हो जाएगा, रूटीन। रेजिमन इज इक्वल टू रूटीन, आपका शेड्यूल, आपका प्रोग्राम, आपका प्लान, आपका सिस्टम। लेट्स सी, हाँ, द डॉक्टर रिकमेंडेड अ स्ट्रिक्ट रेजिमन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर मैं इस रेजिमन को रिप्लेस कर दूं रूटीन से या शेड्यूल से, तो मीनिंग तो निकल ही रहा है ना। सो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल हमें फॉलो करना है डाइट का और एक्सरसाइज का। सो आपका ये क्या है, रेजिमन का क्या मतलब हो जाएगा, आपका रूटीन हो जाएगा, आपका शेड्यूल हो जाएगा। बट स्पोकन में आप रिजीम भी बोल देते हैं तो चलता है, बट अगर हम एकदम अच्छे से जब अगर हमें पढ़ाई करनी है, तो जब हम किसी के रूट यानी प्लान की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जो चीज़ हमारी जनरली हेल्थ के रिलेटेड है, हमारी मेडिसिन के रिलेटेड है, मेडिकल के, जैसे कि आपको कोई दवाई लेनी है तो डॉक्टर ने आपको बोला है ना, क्या बोला है कि अपना शेड्यूल आपको सही करना है, डाइट टाइम से लेनी है, एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी है। जैसे एथलीट क्या फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट रेजिमन फॉलो करेंगे, मीन शेड्यूल की बात हो रही है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया, आफ्टर द रेवोल्यूशन अ न्यू रिजीम केम इनटू पावर। समझ में आ रहा है, ये रिजीम है, यहाँ पे हम रेजिमन नहीं लिखेंगे, रिजीम आया है, एक नई सरकार आ गई है, न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर। ठीक है, रेजिमन का मतलब क्या होता है, शेड्यूल। जब आपको ना कोई भी शब्द, जैसे कि सपोज आपको प्रॉक्सिमिटी कंफ्यूज कर रहा है कि प्रॉक्सिमिटी मुझे नहीं समझ में आया, तो प्रॉक्सिमिटी का सिनोनिम्स में देखो कौन सा शब्द है जो आपको आता है। क्लोजनेस पता है ना, किसी चीज़ के पास पास में होना, पास पास में है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिल्ली की बात करूँ तो जो घर होते हैं लोगों के वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी क्या है यहाँ पे, बहुत हाई है। और अगर हम एक गांव में जा रहे हैं तो गांव में घर क्या होते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी है वहाँ पे कि रिमोटनेस है, वहाँ पे रिमोटनेस है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, प्रॉक्सिमिटी है। दिल्ली के हाउसेज में क्या होती है, प्रॉक्सिमिटी होती है, क्योंकि उनकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो पास पास होते हैं। और गांव के जो घर होते हैं वो रिमोट होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, उनमें थोड़ा डिस्टेंस होता है। एक ही घर बड़ा सा होगा तो दूसरा घर थोड़ा दूर चला जाएगा ना ऑटोमेटिकली। ये अब जैसे रेजिमन है, आपको रेजिमन नहीं समझ में आ रहा, लीव दिस वर्ड। आपको रूटीन तो पता है ना, हमारा रूटीन है कोई काम को करने का, कोई काम को करने का हमारा शेड्यूल है। सो बस अब जहाँ ये शब्द आपको दिखाई देगा, रिप्लेस दिस वर्ड विद रूटीन, एंड नाउ विद इन 2 to 3 days आपको ये वर्ड कॉमन हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे, इसीलिए मैंने रिजीम रखा है, जब हम
गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम रिजीम बोलते हैं, बस एन हट जाता है। और जब हम उसके अलावा हम जितने भी अपने शेड्यूल, हमारा जो एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो वो हमारा रेजिमन हो जाता है। डन है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।